दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि जगत में। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे कार्यक्रम में फेनिल की खेती के बारे में, साथ ही मुलाकात कराएंगे एक सफल और प्रगतिशील किसान से और जानेंगे हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी। लेकिन उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो का, जहां पर मक्के की फसल में फॉल आर्मीवर्म जो कीट है, इसका प्रकोप किस तरीके से होता है, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं वहां से विशेषज्ञ। आइए लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों। अमेरिकी मूल का फॉल आर्मीवर्म नामक हानिकारक कीट विश्व के विभिन्न देशों में अत्यधिक मक्के की फसल को हानि पहुंचा रहा है। भारत में यह कीट 2018 में कर्नाटक राज्य में पाया गया था, जो 2 साल के अंदर 2020 तक लगभग सभी राज्यों में जहां मक्का की फसल उगाई जाती है वहां फैल गया। चूँकि चावल और गेहूं के बाद मक्का सबसे प्रमुख खाद्यान्न है भारत के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकार और विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से कारगर उपाय किए, जिसके कारण भारत में मक्का के उत्पादन में कोई कमी नहीं आ पाई है। इस कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं और इसकी जो पौड़ अवस्था है वो सबसे पहले फसल में आती है, जो जब हमारी मक्का की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में होती है तो ये फसल में आती है और इसे किसान भाई खेतों में जाकर इसकी पौड़ भूरे रंग की 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़े वाले ये कीट को देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक फेरोमोन नामक प्रपंच भी हम लगा सकते हैं, जिससे नर कीटों को आकर्षित कर सकते हैं। और अगर हमारे कीट में ये पौड़ कीट आ गए हैं तो वहाँ पर हम नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जो निम्बोली होती है, उसको क्रश करके पानी के साथ घोल बना सकते हैं। 1 किलो नीम से हम 20 लीटर का घोल बनाकर फसल में छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी उपाय हम कर सकते हैं। इसके मादा कीट मक्का के जो वल क्षेत्र होते हैं, जो जैसे भंवर क्षेत्र कहते हैं, उसके अंदर की परतों पर समूह में 100 से भी अधिक अंडे एक स्थान पर देती हैं। इसके अलावा ये जो पत्ती की निचली सतह जो तने से लगा हुआ होता है, वहाँ पर भी यह अंडे देती है। इन अंडों से लार्वा निकलता है, जो लार्वा पत्तियों की शुरुआती अवस्था में पत्तियों को खुरच कर खाती है, उनके क्लोरोफिल भाग को, जिसके कारण के इसमें विंडो जैसे, मतलब पेपरी होल्स दिखाई देते हैं। बाद में ये कीड़े जब बड़े होते हैं तो पत्तियों को जैसे कैंची से काटा गया हो, इस तरह से उसको खाती है। और जहाँ पे इनका प्रकोप होता है वहाँ पे इनके हमें विष्ठा भी दिखाई देते हैं, जिससे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्र होता है वल क्षेत्र, जहाँ से हमारी मक्के की फसल की बढ़वार होती है, क्योंकि वो सबसे नरम हिस्सा होता है। इसके नियंत्रण के लिए नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% का छिड़काव बहुत ही कारगर होता है। साथ ही साथ हम जो वल क्षेत्र हैं वहाँ पे रेत और चूने का 9:1 की दर से 9 भाग रेत और 1 भाग चूने का हम मिश्रण करके वल क्षेत्र में भी डालकर इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी जो अंडे का समूह है और जो शुरुआत की जो लार्वी है उसको भी हम इकट्ठा करके नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कुछ लेबोरेटरीज में मित्र फफूंदी का भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसे मेटारेजियम एनोसोपली कहते हैं,
उसे 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से हम वर्ल्ड क्षेत्र में, इसके जो भंवर क्षेत्र हैं उसमें छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस, उसे हम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से हम छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और ये जो कीट होते हैं इसे बहुत सारी चिड़ियाँ, बर्ड्स जो है वो खाती है, तो हम बर्ड पर्चर का उपयोग कर सकते हैं हमारे खेतों में। बर्ड पर्चर का मतलब हम छोटी छोटी टहनियाँ यहाँ वहाँ खेतों में लगा सकते हैं, उससे इस कीड़ों का प्रकोप को हम काफ़ी कम कर सकते हैं। इसका नियंत्रण अगर हमने इसकी कोप बनने की अवस्था के पहले तक अच्छे से कर ली है तो बाद में इसको किसी प्रकार की नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और लगभग हम किसी प्रकार के भी केमिकल का उपयोग किए बिना ही हम फाला अमीवाम का नियंत्रण कर सकते हैं। इस संदर्भ में सभी राज्यों में वनस्पति संरक्षण संगरोध संग्रह निदेशालय के केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र कार्यरत हैं, जो फसलों का निरीक्षण करके किसानों के लिए और राज्य सरकार के लिए एडवाइजरी इशू करते हैं। साथ ही साथ निदेशालय भी राष्ट्रीय स्तर पर एडवाइजरी अपने वेबसाइट पर इशू करती है, उसका किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही हमारे सारे केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे किसान खेत पाठशाला जो 14 सप्ताह का कार्यक्रम होता है, उसका भी लाभ किसान उठा सकते हैं। साथ ही साथ 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होती है, वह उसे भी लाभ उठाएं किसान। और हमारे जो निदेशालय की वेबसाइट है उसमें जो एडवाइजरी समय समय पे इशू होती है उसको भी ध्यान दें। और किसान का एक कॉर्नर बना हुआ है हमारे एडवाइजरी में, जहाँ पे विभिन्न फसलों की IPM के लिए, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के लिए हमारे बहुत सारी पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं, उसका भी पालन, उसे भी देख सकते हैं। और इस कीट के लिए हमारे निदेशालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एक पुस्तिका भी बनाई है, जिसमें फाला अमीवम का नियंत्रण कैसे करना है उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, विस्तार अधिकारी हैं, वो कैसे एक किसान पाठशाला का आयोजन करें उसकी भी जानकारी विस्तृत रूप से उस पुस्तिका में दी गई है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, आज विज्ञान और किसान में आपको हम जानकारी दे रहे हैं फेनिल की खेती के बारे में। ये एक ऐसी फसल जो कि गाजर वर्गीय श्रेणी में आती है और इसका फायदा हमारे किसानों को मिलता है बड़े पैमाने पर। खासतौर से 5 सितारा होटलों की अगर बात की जाए या दूसरा बड़ा बाजार, वैश्विक बाजार, जहाँ पे इसकी अच्छी मांग निकल कर आती है। आज के समय में हमारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं और किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा इसकी उपज के लिए, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। फेनिल गाजर परिवार का पौधा है। इस सब्जी की मांग अभी तक सिर्फ 5 सितारा होटलों तक ही सीमित है, लेकिन महंगी होने की वजह से अच्छा मुनाफा दे जाती है। इसकी खेती किसी भी मिट्टी में हो सकती है, लेकिन बलुई या फिर बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका pH 6.5 से 7 के बीच हो। खेती के लिए 10 से 30 डिग्री तापमान चाहिए। फेनिल की पहले नर्सरी तैयार करनी होती है और फिर उसकी रोपाई। नर्सरी के लिए 3 हाथ चौड़ी और 6 फुट लंबी मेड़ बनानी होगी। फिर उस पर उंगलियों से लाइन बनाकर बीज बोना होगा। बीजों के बीच की दूरी 1-1 उंगली की रखनी होगी। 1 एकड़ के लिए करीब 50 ग्राम बीज की जरूरत होती है। हाँ, बोने से पहले बीज को 6 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें और फिर इसकी देखभाल करते रहें। 1 महीने बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई के लिए अगस्त और सितंबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। रोपाई का काम शाम के समय करें, इससे जड़ें मिट्टी को ठीक से पकड़ लेती हैं और जो दिन में धूप की वजह से मुमकिन नहीं है। पौधे से पौधे के बीच 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच 90 से 100 सेंटीमीटर की दूरी रखें। समय समय पर खरपतवार निकालने हैं और पानी देते रहना है। जड़ों के आसपास अतिरिक्त जैविक खाद भी डालते रहें ताकि पौधों को सही पोषण मिलता रहे।
सौंफ को कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसे पर्याप्त नमी चाहिए, इसलिए 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अगर आपके यहाँ टपक सिंचाई के साधन हैं, तो हर दूसरे दिन 1 घंटे के लिए पानी देना होगा। इसमें पत्ती छेदक और एफिड का खतरा रहता है। शुरुआत में ही अगर जैविक कीटनाशक छिड़क देंगे तो कीट नहीं लगेंगे। इसके लिए हर 10 दिन में एक बार नीम के तेल से बना कीटनाशक या केचुआ खाद को पानी में मिलाकर छिड़के। फेनिल के तने का निचला ठोस हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितना ठोस और वजनदार होगा, उतना ही ज्यादा भाप देगा। फेनिल के पौधे की लंबाई 5 फुट तक हो सकती है। हर पौधे का वजन 300 ग्राम से 1.5 किलो तक होता है। सब्जी के लिए इसकी फसल 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। कटाई के बाद पौधों को क्रेट में रखकर विक्रेता के पास ले जाते हैं। विक्रेता इसकी खूबसूरत पैकिंग करते हैं। अब ये मॉल या 5 सितारा होटलों में जाने के लिए तैयार है। 1 एकड़ जमीन से 900 से 1200 किलो फसल निकाली जाती है और भाव 150 से 200 रुपए किलो होता है। मंडी में फेनिल की उपलब्धता कम है और मांग ज्यादा, इसलिए भाव घटता नहीं है। फेनिल की मांग बढ़ रही है। इस बात को देखते हुए लगता है कि अगर किसान इसकी बिक्री सीधे होटलों में करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक फेनिल की खेती कर सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपकी मुलाकात कौन से सफल और प्रगतिशील किसान से हम कराने जा रहे हैं। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं राजपाल सिंह जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के किसान हैं और लगातार फसल विविधीकरण पर ये काम कर रहे हैं, या यूं कहें कि मिश्रित खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ना सिर्फ फलदार वृक्षों की खेती, इसके साथ साथ सब्जियों की खेती और साथ ही अन्य कई फसलें जिनकी ये खेती करते हैं, जिसके जरिए जो किसान हैं वो अब इनसे सीख भी ले रहे हैं कि कैसे ना सिर्फ हम अपने जोखिम को कम करते हैं अलग अलग फसलें लेकर, बल्कि अपने मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तां। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली।
इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। तो देखा आपने कितना जरूरी है कृषि विविधीकरण की जब हम बात करते हैं और इसके जरिए सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं।
जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान बहनों भाइयों, हमारे देश में लगातार प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो दस्तक देती हैं, लेकिन ऐसे में हमारी जो फसल है वो कैसे सुरक्षित रह सकती है, इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेती है एक योजना के जरिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि हमारी फसल के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। फसल में प्राकृतिक आपदा की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती है और इसमें बेहद ही कम दर पर जो प्रीमियम राशि है वो किसानों से ली जा रही है। किस तरीके से ये योजना किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत
जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो जाना आपने कैसे लगातार सरकार काम कर रही है कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए और किसानों को लगातार लाभ पहुंचा रही है। फिलहाल कृषि दर्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें, अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@ddk.gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। और इसके साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।